Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वेस्पर की बहुत सारी एक तरीके से बेसिक अजम्पशंस थी, ठीक है। उन्होंने स्ट्रक्चर तो बता दिया था बट फिर भी उसके बाद भी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो क्वांटम मैकेनिक्स की दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया आगे की चीज़ों को समझने के लिए, और वो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज क्या हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं। बट अभी क्लास 11th के हिसाब से क्योंकि हम जस्ट बिगिनर के तौर पर पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हालांकि हमारी थोड़ा बाद में आएगी। आज जो हमारा इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो मोटिव रहेगा, जिस थ्योरी को पढ़ने से रिलेटेड जिस पर हम फोकस करेंगे वो रहेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक अजम्पशंस के बारे में पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई थी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अगर हम लोग बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको 1927 में दिया था। बट अगर हम अच्छी बुक्स में देखें या अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में अगर हम देखें तो हम लोग देखते हैं कि लिनस पॉलिंग और स्लेटर, ठीक है, इनके नाम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वीबीटी को लेकर। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप पूछेंगे भी अगर जैसे कभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि किसने वीबीटी थ्योरी को दिया था, तो उसमें लिनस पॉलिंग ऑप्शन में ज़रूर होता है, बाकी भले हो या ना हो, ठीक है। तो जो बाद में है इस थ्योरी को इम्प्रूव किया था और डेवलप किया था लिनस पॉलिंग ने, ठीक है। इनका नाम है लिनस पॉलिंग और जेसी स्लेटर। आप जब बीएससी वगैरह करेंगे तो आप स्लेटर्स रूल भी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब कैलकुलेट करने में भी मदद करता है स्लेटर्स रूल। अभी 11th में नहीं है ये। बेसिक अजम्पशन की बात करें अगर हम कि वीबीटी जो है इसका मेन आधार क्या है, किस पर ये बेस्ड है, तो इस थ्योरी में ये बताया गया था कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं, ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि इस थ्योरी का जो मेन बेस है वो क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या बताई गई थी इस थ्योरी के अंदर, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि जब एटम्स जुड़े और उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। ये किस में बताया गया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। सेकेंड पोस्टुलेट में इन्होंने क्या कहा, जो बॉन्ड बनता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स, तो ये कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वही पार्टिसिपेट करते हैं, वही एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 287। तो ये थ्योरी ये कहती है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है ना, तो यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। अंदर के ये 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है थर्ड पॉइंट में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम लूज देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन लूज करता है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्लीट एटम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अफेक्ट हो रहा है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इज अकाउंटेड बाय द फैक्ट दैट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी।
कह रहे हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना तो वो बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये H और H का बॉन्ड बनाएगा, स्टेबिलिटी को अटेन करेगा, ठीक है, ओवरलैपिंग के थ्रू। अभी तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि भाई शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, बट जब भी इसके ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, मर्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिक्यूल जब बनेगा तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा। ये पॉइंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई कोई भी बॉन्ड कितना स्टेबल है वो उस बात का अंदाजा हम इससे लगाते हैं कि बॉन्ड बनते समय उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी। कोई भी मॉलिक्यूल जो हो उसकी मिनिमम एनर्जी रहती है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। दो एटम के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस रहता है कि अगर एटम आपस में एक दूसरे से इतनी दूरी पे रहेंगे ना तो वो क्या रहेंगे, उनकी मिनिमम एनर्जी रहेगी, वो स्टेबल रहेंगे। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बना। ये तो देखो, ये बहुत सिंपल सी बात है। कैसे? H2 है, I2 है, ये मैं सिंपल बेसिक सा एग्जांपल ले रही हूँ। भाई H2 स्टेबल है, I2 भी स्टेबल है, क्यों आपस में रिएक्ट करेंगे जब स्टेबल होगा? तो ज्यादातर, ठीक है, इट्स नॉट 100% ट्रू, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ये चीज फिर वैलिड नहीं भी करेगी। बट मैं आपको जनरल वे में बता रही हूँ, कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में तभी नॉर्मली बनना प्रेफर करता है जब उसे पता हो कि मैं प्रोडक्ट बन के ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। मुझे भूख लगी है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाऊंगी तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो कोई भी रिएक्टेंट क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा, प्रोडक्ट बनूंगा, तो मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर भी कह रही हूँ आपको अगेन कि देखो बहुत सारी सिचुएशंस भी डिपेंड करती हैं, मैटर करती हैं। मैंने आपको एक जनरल वे में बात कही है। तो मान लीजिए अब इसने रिएक्ट किया और इसने बना लिया 2HI। मान लो इसकी एनर्जी थी 10 जूल और इसकी एनर्जी है 6 जूल। इसने क्या किया, 4 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, कोई और दूसरा केस है, मान लो X2 है, Y2 है, और ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं 2XY, और यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी एनर्जी थी 10 जूल और यहाँ पे इसकी हो गई 4 जूल, और यहाँ पे इसने 6 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। तो जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, हम कहेंगे प्रोडक्ट में, वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है प्रोडक्ट अपनी एनर्जी उतनी ही कम करता है और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को बाहर फेंकता है, बाहर रिलीज करता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल फिर उतना ही ज्यादा स्टेबल होके अपनी एनर्जी को कम करता है। वो ऑब्वियस सी बात है, अपनी एनर्जी अगर कम करेगा तो बाहर क्या करेगा, रिलीज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक का नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिस्कस करना है तो हम दो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आप सभी को ये बात पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर हम कंसीडर कर रहे हैं कि दूसरा एटम है हमारे पास और इसके पास भी इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो दोनों एटम्स आइडेंटिकल हैं, हम दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बट फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये है हाइड्रोजन एटम A और ये है हाइड्रोजन एटम B।
वैसे हम देखिए अगर दो एटम्स हाइड्रोजन के ले ले तो हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक समान है, बट अभी हमें कोई टॉपिक समझना है इसलिए मैंने उसको ए बी का नाम दे दिया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन को मैं नाम दे रही हूँ ई ए और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं नाम दे रही हूँ ई बी। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी अट्रैक्शन की। ठीक है, जो ये है एटम ए, इसका जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो जो हाइड्रोजन एटम ए है इसका न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने ही खुद के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फिर जो दूसरा एटम है हाइड्रोजन एटम बी, उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दूसरा एटम जो हाइड्रोजन का है बी, वो भी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अपना हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम को आपस में पास लेकर आए कि भाई हम इनके बीच में इंटरेक्शन करवाना चाहते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे, दो फोर्सेस यहाँ पर क्या करेंगी, रोल प्ले करेंगी। कौन कौन सी, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अट्रैक्शन की। मैं जब इन एटम्स को पास में लेकर आऊंगी तो क्या होगा, देखिए जो हाइड्रोजन एटम ए था इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही रहा था, जो बी था ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही रहा था। अब जब हम इन दोनों एटम को पास लेकर आ गए, क्लोज लेकर आ गए, ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से जब हम इनको क्लोज लेकर आ गए तो हो क्या रहा है, इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये क्या करेगा, बी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा और इसी तरीके से बी वाला जो था अपने इलेक्ट्रॉन को तो कर ही रहा था अट्रैक्ट, अब क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो नया अट्रैक्शन बनकर आया वो किस किस के बीच में बन के आया कि जो एच ए है वो अब बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और जो बी हाइड्रोजन एटम है वो ए के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। अगर हम लोग बात करें किसके, रिपल्शन की, अगर हम लोग डिस्कशन करें किसका, रिपल्शन का, तो रिपल्शन देखिए किस किस के बीच में हो सकता है। एक तो रिपल्शन होगा न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल ही करते हैं। तो यानी कि एच ए हाइड्रोजन एटम ए का न्यूक्लियस रिपेल करेगा किसको, हाइड्रोजन बी के न्यूक्लियस को। दूसरा रिपल्शन कहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम ए का वो करेगा रिपेल किसको, हाइड्रोजन एटम बी के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड आउट की जाती है, ये चीज पता लगाई गई है, ऑब्जर्व की गई है कि जो नई फोर्सेस जनरेट हो रही है, नया अट्रैक्शन जनरेट हुआ है और नया रिपल्शन जो जनरेट हुआ है उसमें अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू रिपल्शन फोर्सेस का। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो अट्रैक्शन ही डोमिनेट करेगा। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद के तो कर ही रहे हैं अपने, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं, बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल आसान सा टॉपिक है जिसको हमने वीबीटी की मदद से समझाने की कोशिश की है। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज और है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ये नीचे है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पर है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एटम्स जब एक दूसरे से दूर थे, ठीक है, इतना दूर थे कि भाई इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो मतलब उस समय पे हम ये मान के चलते हैं
कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0। इसको हमने माना है 0, ठीक है। और इस समय जो हमारे एटम्स हैं उसको मैं 0 ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। उस समय जो हमारे एटम्स हैं ए और बी, ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं, इनकी कुछ एनर्जी है। अब हमने क्या किया, इन एटम्स को पास पास लाना शुरू किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे हम दो एटम्स को पास में लेके आएंगे, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होंगे, एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, पर अट्रैक्शन ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो डोमिनेट करेगा रिपल्शन को, और उस अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम्स जो हैं धीरे 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 क्या आने लगेंगे, पास। और जैसे जैसे धीरे धीरे पास आने लगेंगे तो एक समय आएगा, एक पॉइंट आएगा कि अब मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी जो ये रिलीज कर सकते हैं 350 के आसपास लगभग, मतलब 340s में 350s में रिलीज होती है, मैं आपको बता भी दूंगी अभी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी ये रिलीज करते हैं। दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 74 पिकोमीटर। 74 पिकोमीटर से ज़्यादा आप उन एटम्स को पास में लेके नहीं आ सकते। अगर उससे ज़्यादा आप दोनों एटम को पास में लेके आओगे तो फिर क्या होगा, रिपल्शन बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है। तो एक डिस्टेंस पर आकर ये स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ये डिस्टेंस है, अब इस डिस्टेंस से ज़्यादा हम और क्लोज नहीं आ सकते, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या उसी को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अगर आप इससे ज़्यादा इनको पास लेकर आए और रिपल्शन बढ़ गया तो फिर क्या होगा, फिर से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी रिलीज होती है, वो होती है 435.8। जब आप इसको लेकर आ रहे हैं तो वो 435.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अगर आप इतनी ही एनर्जी H2 मॉलिक्यूल में दे दोगे, ठीक है, इतनी ही किलो जूल एनर्जी अगर आप वापस से इसमें दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, स्टेबल को एनर्जी दे दी, ये स्टेबल स्पीशीज बन गया। अब यहाँ पर H2 है, यहाँ पर ये HH था। अब अगर आप इसको एनर्जी दोगे और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वापस से इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।